एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल के फिर बड़े दाम। पेट्रोल 26 से 27 पैसे, डीजल 28 से 30 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। बोली सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल को हटाने के लिए पीएम मोदी को लिख चुकी हूं 3 बार पत्र। यूपी में वाराणसी बलिया दौरे पर सीएम योगी। रतनाथ अस्पताल कोविड वार्डों का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। और पूर्वोत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। असम, मणिपुर और मेघालय में थर्राई धरती, घरों से बाहर निकले कुछ लोग। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद शुक्रवार यानी कि आज एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों की बात करें तो यहां 18 जून 2021 को पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं 28 पैसे का उछाल देखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के भाव में आई तेजी के बाद दिल्ली में डीजल का रेट 87.69 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। और पिछले 27 दिनों की बात करें तो यानी कि 4 मई से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 6.61 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल की बात करें तो डीजल भी 6.91 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को तेल के भाव स्थिर थे, जिसके कारण दिल्ली के बाजार में पेट्रोल का रेट 96.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम की बात करें तो आज भी 87.41 रुपए प्रति लीटर रहा। और इससे पहले बुधवार की बात करें तो पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ था। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दिन की राहत के बाद भी तेल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ के साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ वो प्रोग्राम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य लोगों को सही सुविधा पहुंचाना है। तो यहाँ क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 कार्यों से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को 276 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। ये भी बताते चले कि 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी पारा कम नहीं हुआ है। नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। तो यहां सीएम ममता बनर्जी की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है। हाई कोर्ट 18 जून यानी कि आज इस मामले की सुनवाई करेगा। ये भी बताते चले कि सीएम ममता के इस कदम को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। अमित मालवीय ने यहां कहा कि आप 2 बार चुनाव कैसे हारते हैं, पहले चुनाव में और फिर एक हारे हुए व्यक्ति की
तरह कोर्ट में। जनमत को चुनौती देकर मालवीय ने आगे कहा कि ममता बनर्जी को 2 बार नंदीग्राम का हार का अपमान सहते देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल यहां पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। ऐसे में नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर अब सीएम ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने नंदीग्राम के चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो यहाँ ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम के बाद ही आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधलीबाजी की गई है। अब शुक्रवार यानी कि आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने FICCI की तरफ आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली 50% तक मौतों को कम करना है। सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 50% सड़क दुर्घटनाएं सड़क इंजीनियरिंग समस्याओं के कारण होती हैं। तो यहाँ नितिन गडकरी ने सुरक्षित प्रणाली पर आधारित सड़क सुरक्षा कंसोर्टियम सफर की घोषणा पर कॉर्पोरेट निकाय को बधाई दी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गडकरी ने हर राज्य, जिले और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा कि विश्व बैंक और ADB से पहले एक योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र राज्यों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा है। उधर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने PM मोदी से मुलाकात की। CM स्टालिन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राज्यों को कोविड-19 टीकों का अतिरिक्त डोज देने का अनुरोध किया है। स्टालिन CM पद की शपथ लेने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने भेंट की। उन्होंने तमिलनाडु में केंद्र सरकार के टीका उत्पादन संयंत्रों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। आपको बताते चले कि राज्य में टीका उत्पादन का एक संयंत्र चेन्नई के चेंगलपेट में, जबकि दूसरा नीलगिरी में है। स्टालिन ने पत्रकारों से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा कि सौंपे ज्ञापन में तमिलनाडु के लिए बकाया राशि राज्य को जारी करने की मांग की गई है। स्टालिन ने ये भी कहा कि बातचीत से वह खुश और संतुष्ट है और PM को 25 मांगों की सूची सौंपी गई है। उधर कोविड-19 महामारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गैर जरूरी सरकारी खर्चों को कम करने का आदेश जारी किया है। तो यहां दिल्ली सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3,237 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 4,965 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में ये खर्च बढ़कर 8,511 रुपए हो गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है। ये भी बताते चले कि कोरोना के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार ने खर्चों के प्रबंधन और रैशनलाइजेशन और मेमोरेंडम ऑर्डर जारी किया, ताकि युक्तिसंगत तरीकों को अपनाकर खर्चे को रैशनलाइज किया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी देश पर पड़ी, ऐसे में दिल्ली में कोरोना से दोगुना खर्चा हुआ है। और फिलहाल यहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोजमर्रा के खर्चे में अब कटौती की जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा ये सब चीजें की जाएंगी। तो यहां कोविड-19 महामारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गैर जरूरी सरकारी खर्च को कम करने का आदेश जारी कर दिया है। अब फिलहाल दिल्ली सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3,237 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा महिला को लेकर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। तो यहां इस फैसले के तहत रहने पर संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिका पर 5,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि क्या हम ऐसे लोगों को संरक्षण देने का आदेश दे सकते हैं जिन्होंने दंड संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम का खुला उल्लंघन किया हो। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए, तभी संरक्षण मिल सकता है। दरअसल यहाँ अलीगढ़ की गीता ने याचिका दाखिल कर पति और ससुराल वालों से सुरक्षा की मांग की थी। अपनी मर्जी से पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रही थी। उसका कहना है कि उसका पति और परिवार के लोग उसके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गीता की याचिका पर हाईकोर्ट में अब अहम फैसला सुनाया गया।
उधर कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो यहां हर जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर सेना के जवानों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने पूंछ में एलओसी के अंतिम गांव केरानी का दौरा किया। घर घर जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका गांव एलओसी से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, जहां मूलभूत सुविधाओं की काफी ज्यादा कमी है। इसके बाद भी गांवों में कोरोना वैक्सीनेशन करने के लिए हम सेना और स्वास्थ्य कर्मियों के बहुत ज्यादा आभारी हैं। तो यहाँ एलओसी सटे गांवों में अब टीकाकरण किया गया है। फिलहाल अभी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना मामले बढ़ रहे थे और एक समाधान के रूप में अगर कोई बात है तो सिर्फ वैक्सीनेशन है और उसी के तहत अब एलओसी सटे गांवों में टीकाकरण तेजी से चला जा रहा है। उधर यूपी के जलोन की बात करें तो यहां क्राइम फ्री जिला बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम की बात करें तो क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को धर दबोचा है। बताते चलें कि बदमाश ने माधोगढ़ कस्बा में एक मोबाइल फोन की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने 17 मोबाइल फोन और 30,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए टीम गठित कर ली है और एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में यहां सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त के पास से 13 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एक तरफ प्रशासन बरसात के सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करने के साथ लाखों पौधे लगाने का दम भर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे। मामला हरियाणा के रेवाड़ी का है, जहां दिल्ली रोड पर स्थित गांव मसानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शमशान घाट के पास लगे दर्जनों हरे पेड़ एक व्यक्ति ने बगैर परमिशन के काट दिए। मामले की सूचना पर वन विभाग के रेंज ऑफिसर अपने साथी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पेड़ की कटाई करने वाले व्यक्ति ने उनके साथ भी बदसलूकी की। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां खतौली पुलिस ने अलकनंदा पुल पर चेकिंग के दौरान बुधवार की देर रात एक शातिर बाइक चोर बदमाश को शादाब को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बताते चले कि खतौली पुलिस ने वीरवार को वाहन चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर वाहन चोर शारदा की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से चोरी की 8 बाइक बरामद कर ली है। अक्सर उत्तर प्रदेश में शादी समारोह आदि में हर्ष फायरिंग और गोली चलाने की खबरें आती रही हैं और इस दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इस बीच एक ऐसा ही मामला गोंडा से सामने आया, जहां एक शादी समारोह में एक युवक खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, युवक अपने घुटने पर पिस्तौल रखकर बैठा है। ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है कि नदावा खेरम कोड़िया बाजार से ये बारात आई और इसी दौरान युवक की ओर से असले का प्रदर्शन किया गया। ये मामला कोड़िया बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रोहतक में गांव सेमाण उस समय गोलियों की आवाज से दहल उठा जब बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस वारदात में अपने ससुराल वाले आए हरियाणा पुलिस के जवान समेत 3 को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। आपको ये भी बता दें कि जहां रोहित नामक युवक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया और जबकि हरियाणा पुलिस के जवान और एक अन्य का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। घायल हरियाणा पुलिस के जवान का कहना है कि गांव की आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
हाँ सर, क्या मामला है? ये गांव सामण में कल देर शाम 8:30 और 9 बजे के बीच में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें रोहित, संदीप और अनीस 3 जो लड़के हैं उनको जो फायर आर्म से इंजरी आई है, जिसमें रोहित की डेथ हो गई है, जिसमें रोहित के फादर के बयान पर मुकदमा दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वजह रंजिश पहले फेसबुक पर कोई बोलने से रिलेटेड बता रहे हैं, जिसमें सभी का जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो भी और वजह आती है उसको बारे इन्वेस्टिगेशन फाइल पर लाई। हमलावरों की संख्या कितनी? हम लोग अभी मैं मौके मदरज FIR। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के अमेठी की करेंगे, जहां इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते गेहूं खरीद का कार्य अधर में लट गया है। तो यहां बताया जा रहा है कि यहां इनका कार्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। गेहूं क्रय केंद्रों से निराश होकर किसान अब घर लौटने लगे हैं। किसानों का आरोप है कि लगातार संपर्क करने के बावजूद भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही। सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए महीनों से किसान चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस मनमानी के चलते क्रय केंद्रों के बाहर कई दिनों से गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं। तो यहाँ ऊपर से मानसून का मौसम भी चल रहा है, तो यहाँ फिलहाल किसान काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। आरोप उन्होंने ये लगाया कि विक्रय के लिए टोकन और डेट मिलने के बावजूद अभी तक गेहूं का तोल नहीं हो सका, जिसके कारण अगली फसल की चिंता सताने लगी है। बताते चले कि ये पूरा मामला जिले के जामू, अमेठी और बाजार शुकुल आदि क्रय केंद्रों का है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को बता दें, झारखंड से इस वक्त की अहम खबर। 2.46 यहां किसानों का कर्जा माफ किया गया है। सरकार ने बैंकों को दिए 980 करोड़ रुपए। झारखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से किसानों को जल्द धान के 102 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और फिलहाल जो झारखंड से खबर सामने आ रही है कि 2,46,000 किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने बैंकों को अब 980 करोड़ रुपए दिए हैं। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार अब किसानों को राहत प्रदान करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ धान के बकाया राशि भी अब सरकार देने वाली है। किसानों को अब जल्द धान के पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकार की तरफ से 2,46,000 किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज में दब जाते हैं किसान, फिलहाल राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ किसानों का
कर्ज माफ किया जाएगा। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों को जल्द अब धान के 102 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि किसानों को अब पैसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर आ रही है। 2,44,000 किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। तो जिन किसानों पर कर्जा था उन किसानों का कर्जा अब माफ किया जाएगा। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को अब जल्द धान के पैसे भी मिलेंगे। किसानों को अब 102 करोड़ रुपए मिलेंगे धान के। झारखंड से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि 2,46,000 किसानों को अब यहां राहत दी जाएगी, क्योंकि किसानों का अब कर्जा माफ किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की कमी के बीच अब लोग ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। मास्क का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाकर ही मंडी में मौजूद हैं। भीड़ सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल बंदे आते हैं, जो आसपास के रहने वाले, वैसे कस्टमर तो पूरे आ रहे हैं जितने भी आते हैं। मास्क तो वैसे हर बंदा लगाया, लेकिन यह है कि काम करते हुए थोड़ा बहुत नीचे मास्क हो जाता है, नाक के नीचे काम करते हुए आ जाता है। वैसे मास्क तो ऑलमोस्ट 99% लगा ही रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप देख ही रहे हो। भीड़ भी कमी है, अभी बंदे भी थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ पहले से कम है, मतलब कि जो कोरोना से पहले थी। अब जब कोरोना जब चला तो फिर लोग बाग अपने आप ही एहतियात बरत रहे हैं पहले से ज़्यादा। आप भी अपने आप को, क्योंकि डरे हुए हैं कि फिर दोबारा कहीं फिर से कोरोना ना बढ़ जाए, इसलिए डरे हुए हैं लोग बाग, अपनी सेफ्टी रख रहे हैं। उधर यूपी की बात करें तो यहाँ यूपी के मुजफ्फरनगर के बुड़ाना कस्बे में वीरवार की देर शाम का ये पूरा मामला है, जहां हड़कंप मचता हुआ नजर आया। जो कस्बे की सब्जी मंडी में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर एक अज्ञात व्यक्ति चढ़ गया और यहां व्यक्ति चढ़ने के बाद चोटी पर बैठ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक का टावर पर चढ़ा हुआ है। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि टावर पर चढ़े व्यक्ति का नाम मोइन अली था, जो बुड़ाना इलाके के परसूली गांव का है। बहरहाल टावर से नीचे उतरने के बाद मोइन अली ने चौंका देने वाली बात कही, सबको हैरान कर दिया। टावर पर चढ़ा युवक का कहना है कि नीचे गर्मी लग रही थी, इसके चलते वह टावर के ऊपर चोटी पर चढ़कर बैठ गया। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से युवक नीचे नहीं उतर रहा। और फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने इस युवक को उतारा है। हमें भी अभी शाम को जानकारी हुई कि कोई व्यक्ति जो है ये टावर जो एयरटेल या उसके हैं उस पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही थी। फिर किसी लोकल व्यक्ति को ही ऊपर चढ़ाया गया, जो कि उनको ऊपर से उतार कर लाया है। सकुशल वापस आ गया व्यक्ति। ये ऑपरेशन कितने घंटे चला? अभी मुश्किल से ये 40-45 मिनट पहले ये सूचना हमें मिली थी, तो इसको मैनेज किया गया, उसे उतार लिया गया, स्वस्थ है और उसे थोड़े से मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया एम्बुलेंस में। क्या बता रहा था सर, ये क्यों चढ़ा? अभी तो जो वो प्राइमरी तौर पे बताया, वो ये बता रहा है कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं टावर पे चढ़ गया, और कोई विशेष बात। तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की दमदमा कॉलोनी में रहने वाले मालवीय के बेटे 5 वर्षीय काव्यांश का अपहरण कर लिया गया है। तो यहाँ बताते चले कि माधवनगर थाना पुलिस की तत्परता से सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए मात्र 2 ही घंटे में बच्चे की तलाशी की गई और फिलहाल सकुशल बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है। इस बीच जैसे ही थाने में आरोपी को पुलिस पकड़कर लेकर आई, बच्चे के परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर दी। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि काव्यांश घर के बाहर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर के बाद खोजबीन करने के बाद माधवनगर थाने में काव्यांश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को बचा लिया गया है। मतलब बाहर खेल रहा था तो पानी के छींटे आने लगे, तो हम इसको बुलाने के लिए गए तो मिला नहीं। तो वो पास में एक लड़का रहता है छोटा सा, उसने बताया, बोले कि कोई भैया इसको गाड़ी पे बिठा के लेके गए। तो फिर उधर आसपास पूछा तो नहीं मिला। फिर वहाँ सीसीटीवी, वो एक अंकल जी ने बोला कि सीसीटीवी कैमरे में देख लो, यहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो फिर वहाँ से पता पड़ा।
कौन लोग थे ले जाने वाला, आपकी जान पहचान की? हाँ, मेरा फ्रेंड ही था वो, जिससे पहले मैंने पैसे। ये दमदमा क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक 4 साल का बच्चा है जो कि घर से खेलते हुए गायब हो गया था। बाद में उसकी माँ ने आसपास पता किया और सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल में बैठा के उसको कहीं लेके जा रहा है। उसने थाने आके तुरंत सूचना दी। जैसे ही हमारे पास सूचना आई तो हमने जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट कर दिया था, ग्रामीण थानों को भी अलर्ट कर दिया था और साथ ही साथ एक विशेष टीम बनाकर उसको ढूंढने के लिए लगा दिया था। टीम ने जो है 1 ही घंटे के अंदर बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर तो गाड़ी आ गई, मुझे मैंने बोला। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि यूपी के कुशीनगर से इस वक्त ही अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि नाव पर फंसे 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो यहाँ 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है यूपी के कुशीनगर से। देर रात नारायणी नदी में ये नाव फंसी थी और फिलहाल यहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। डीजल टैंक फटने से नदी के बीच इंजन फेल हुआ था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की अहम जानकारी। दमकुही तहसील के अमवा दीगर घाट का ये पूरा मामला है। देर रात नारायणी नदी में ये नाव फंसी थी। हमें सूचना मिली कि एक बोट जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर इस पार आ रही थी, उसका इंजन फेल हो जाने के कारण बीच मझधार के फंस गई है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। गोरखपुर के जो एनडीआरएफ केंद्र है उससे हमने तत्काल टीम रवाना करी और टीम लगभग 2:20 पे यहाँ पहुँची और अगले 10 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो लीड थी रोड से बंदे से और नदी तक वो काफ़ी कठिन थी। रात को अंधेरे का समय था और साथ ही साथ पानी कहीं बोट चलने लायक था और कहीं नहीं था। इसके बावजूद हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों के पास पहुँचे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के पास। उनको रात से ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। लगभग 150 के लगभग लोग फंसे थे, जिसमें से 30 से 40 लोग कंट्री मेड बोट में वापस आ गए थे। बाकी लोगों को हमने अभी तक सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी कोई भी व्यक्ति उसमें फंसा हुआ। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से यूपी के कुशीनगर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नाव में फंसे 150 यात्रियों को निकाल लिया गया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जी निश्चित मैं बताना चाहूंगा, कुशीनगर के बर्रापट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां ये नारायणी नदी होकर बहती है। नारायणी नदी पे नामा घाट टोला है, नामा घाट है। इस घाट के उस तरफ लगभग 2-3 गांव है जहां लोग खेती करते हैं। ये खेती करने लोग गए हुए थे और जब उधर से लौट रहे थे, इसी दौरान जब बीच मझधार में नाव पहुंची तो वहाँ नाव की लोग कह रहे हैं कि डीजल खत्म हो गई या फिर इंजन फेल हो गया। ऐसा कुछ हुआ है जिस कारण बीच मझधार में ही नाव फंस गई है। और नाव फंसने के साथ ही क्योंकि नदी का जो बहाव था वो काफी तेज था, तो नाव जो है बहाव के साथ बहने लगी है। ऐसे में ग्रामीण चिल्लाने लगे हैं तो आसपास के लोगों को सुनाई दिया है और इसी बीच नाव के आगे जाके एक टीले पर रुकी है। तो वहां से कुछ ग्रामीणों को जब पता चला इसका तो वो लोग छोटी नावों से निकाला किए हैं। इसी बीच प्रशासन को इसकी जानकारी हुई है, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और एनडीआरएफ की टीम भी आई है और लगातार लगभग 11 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन सभी लोगों को, लगभग 200 लोग बताए जा रहे हैं जो कि बीच मझधार में फंसे थे। 200 जिंदगियां बीच नदी में फंसी थी, लेकिन अब एनडीआरएफ के लगातार प्रयास के बाद इन लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है। जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।
देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद शुक्रवार यानी कि आज एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों की बात करें तो यहां 18 जून 2021 को पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं 28 पैसे का उछाल देखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96.93 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल के भाव में आई तेजी के बाद दिल्ली में डीजल का रेट 87.69 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। और पिछले 27 दिनों की बात करें तो यानी कि 4 मई से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 6.61 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल की बात करें तो डीजल भी 6.91 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को तेल के भाव स्थिर थे, जिसके कारण दिल्ली के बाजार में पेट्रोल का रेट 96.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम की बात करें तो आज भी 87.41 रुपए प्रति लीटर रहा। और इससे पहले बुधवार की बात करें तो पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ था। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दिन की राहत के बाद भी तेल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ के साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ वो प्रोग्राम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य लोगों को सही सुविधा पहुंचाना है। तो यहाँ क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 कार्यों से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को 276 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। ये भी बताते चले कि 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी पारा कम नहीं हुआ है। नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। तो यहां सीएम ममता बनर्जी की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है। हाईकोर्ट 18 जून यानी कि आज इस मामले की सुनवाई करेगा। ये भी बताते चले कि सीएम ममता के इस कदम को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। अमित मालवीय ने यहां कहा कि आप 2 बार चुनाव कैसे हारते हैं, पहले चुनाव में और फिर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह कोर्ट में। जनमत को चुनौती देकर मालवीय ने आगे कहा कि ममता बनर्जी को 2 बार नंदीग्राम का हार का अपमान सहते देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल यहां पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। ऐसे में नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर अब सीएम ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने नंदीग्राम के चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो यहाँ ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम के बाद ही आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधलीबाजी की गई है। अब शुक्रवार यानी कि आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने FICCI की तरफ आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली 50% तक मौतों को कम करना है। सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 50% सड़क दुर्घटनाएं सड़क इंजीनियरिंग समस्याओं के कारण होती है। तो यहाँ नितिन गडकरी ने सुरक्षित प्रणाली पर आधारित सड़क सुरक्षा कंसोर्टियम सफर की घोषणा पर कॉर्पोरेट निकाय को बधाई दी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि गडकरी ने हर राज्य, जिले और शहर में ब्लैक
हॉटस्पॉट की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा कि विश्व बैंक और एडीबी से पहले एक योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र राज्यों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा है। उधर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राज्यों को कोविड-19 टीकों का अतिरिक्त डोज देने का अनुरोध किया है। स्टालिन सीएम पद की शपथ लेने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने भेंट की। उन्होंने तमिलनाडु में केंद्र सरकार के टीका उत्पादन संयंत्रों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। आपको बताते चले कि राज्य में टीका उत्पादन का एक संयंत्र चेन्नई के चेंगलपेट में, जबकि दूसरा नीलगिरी में है। स्टालिन ने पत्रकारों से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा कि सौंपे ज्ञापन में तमिलनाडु के लिए बकाया राशि राज्य को जारी करने की मांग की गई है। स्टालिन ने यह भी कहा कि बातचीत से वह खुश और संतुष्ट है और पीएम को 25 मांगों की सूची सौंपी गई है। उधर कोविड-19 महामारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गैर जरूरी सरकारी खर्चों को कम करने का आदेश जारी किया है। तो यहां दिल्ली सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3,237 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 4,965 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में ये खर्च बढ़कर 8,511 रुपए हो गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है। ये भी बताते चले कि कोरोना के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार ने खर्चों के प्रबंधन और रैशनलाइजेशन और मेमोरेंडम ऑर्डर जारी किया, ताकि युक्ति संगत तरीकों को अपनाकर खर्चे को रैशनलाइज किया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी देश पर पड़ी, ऐसे में दिल्ली में कोरोना से दोगुना खर्चा हुआ है और फिलहाल यहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोजमर्रा के खर्चे में अब कटौती की जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा ये सब चीजें की जाएंगी। तो यहां कोविड-19 महामारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गैर जरूरी सरकारी खर्च को कम करने का आदेश जारी कर दिया है। अब फिलहाल दिल्ली सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3,237 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा महिला को लेकर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। तो यहां इस फैसले के तहत रहने पर संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिका पर 5,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि क्या हम ऐसे लोगों को संरक्षण देने का आदेश दे सकते हैं जिन्होंने दंड संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम का खुला उल्लंघन किया हो। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए, तभी संरक्षण मिल सकता है। दरअसल यहाँ अलीगढ़ की गीता ने याचिका दाखिल कर पति और ससुराल वालों से सुरक्षा की मांग की थी। अपनी मर्जी से पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में वह रह रही थी। उसका कहना है कि उसका पति और परिवार के लोग उसके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गीता की याचिका पर हाईकोर्ट में अब अहम फैसला सुनाया गया। उधर कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो यहां हर जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर सेना के जवानों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने पूंछ में एलओसी के अंतिम गांव केरानी का दौरा किया। घर घर जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका गांव एलओसी से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, जहां मूलभूत सुविधाओं की काफी ज्यादा कमी है। इसके बाद भी गांव में कोरोना वैक्सीनेशन करने के लिए हम सेना और स्वास्थ्य कर्मियों के बहुत ज्यादा आभारी हैं। तो यहाँ एलओसी सटे गांवों में अब टीकाकरण किया गया है। फिलहाल अभी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना मामले बढ़ रहे थे और एक समाधान के रूप में अगर कोई बात है तो सिर्फ वैक्सीनेशन है और उसी के तहत अब एलओसी सटे गांवों में टीकाकरण तेजी से चला जा रहा है।
उधर यूपी के जलौन की बात करें तो यहां क्राइम फ्री जिला बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम की बात करें तो क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को धर दबोचा है। बताते चलें कि बदमाश ने माधोगढ़ कस्बा में एक मोबाइल फोन की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने 17 मोबाइल फोन और 30,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए टीम गठित कर ली है और एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में यहां सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त के पास से 13 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एक तरफ प्रशासन बरसात के सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करने के साथ लाखों पौधे लगाने का दम भर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे। मामला हरियाणा के रेवाड़ी का है, जहां दिल्ली रोड पर स्थित गांव मसानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शमशान घाट के पास लगे दर्जनों हरे पेड़ एक व्यक्ति ने बगैर परमिशन के काट दिए। मामले की सूचना पर वन विभाग के रेंज ऑफिसर अपने साथी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं पेड़ की कटाई करने वाले व्यक्ति ने उनके साथ भी बदसलूकी की। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां खतौली पुलिस ने अलकनंदा पुल पर चेकिंग के दौरान बुधवार की देर रात एक शातिर बाइक चोर बदमाश को शादाब को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बताते चले कि खतौली पुलिस ने वीरवार को वाहन चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर वाहन चोर शारदा की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से चोरी की 8 बाइक बरामद कर ली है। अक्सर उत्तर प्रदेश में शादी समारोह आदि में हर्ष फायरिंग और गोली चलाने की खबरें आती रही हैं और इस दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इस बीच एक ऐसा ही मामला गोंडा से सामने आया, जहां एक शादी समारोह में एक युवक खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, युवक अपने घुटने पर पिस्तौल रखकर बैठा है। ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है कि नदावा खेरम कोड़िया बाजार से ये बारात आई और इसी दौरान युवक की ओर से असले का प्रदर्शन किया गया। ये मामला कोड़िया बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रोहतक में गांव सेमाण उस समय गोलियों की आवाज से दहल उठा जब बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस वारदात में अपने ससुराल वाले आए हरियाणा पुलिस के जवान समेत 3 को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। आपको ये भी बता दें कि जहां रोहित नामक युवक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया और जबकि हरियाणा पुलिस के जवान और एक अन्य का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। घायल हरियाणा पुलिस के जवान का कहना है कि गांव की आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। हाँ सर, क्या मामला है? ये गांव सामण में कल देर शाम 8:30 और 9 बजे के बीच में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें रोहित, संदीप और अनीस 3 जो लड़के हैं उनको तो फायर आर्म से इंजरी आई है, जिसमें रोहित की डेथ हो गई है, जिसमें रोहित के फादर के बयान पर मुकदमा दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वजह रंजिश पहले फेसबुक पर कोई बोलने से रिलेटेड बता रहे हैं, जिसमें सभी का जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो भी और वजह साथी है उसको बारे इन्वेस्टिगेशन फाइल पर लाई। हमलावरों की संख्या कितनी? हम लोग अभी मैं मौके उधर स्टेज मदरज FIR। और यहाँ लेंगे छोड़ सब जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के अमेठी की करेंगे, जहां इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते गेहूं खरीद का कार्य अधर में लट गया है। तो यहां बताया जा रहा है कि यहां इनका कार्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। गेहूं क्रय केंद्रों से निराश होकर किसान अब घर लौटने लगे हैं। किसानों का आरोप है कि लगातार संपर्क करने के बावजूद भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही। सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए महीनों से किसान चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस मनमानी के चलते क्रय केंद्रों के बाहर कई दिनों से गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं। तो यहाँ ऊपर से मानसून का मौसम भी चल रहा है, तो यहाँ फिलहाल किसान काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। आरोप उन्होंने ये लगाया कि विक्रय के लिए टोकन और डेट मिलने के बावजूद अभी तक गेहूं का तोल नहीं हो सका, जिसके कारण अगली फसल की चिंता सताने लगी है। बताते चले कि ये पूरा मामला जिले के जामू, अमेठी और बाजार शुकुल आदि क्रय केंद्रों का है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को बता दें, झारखंड से इस वक्त की अहम खबर। 2.46 यहां किसानों का कर्जा माफ किया गया है। सरकार ने बैंकों को दिए 980 करोड़ रुपए। झारखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से किसानों को जल्द धान के 102 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यहाँ किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और फिलहाल जो झारखंड से खबर सामने आ रही है कि 2,46,000 किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने बैंकों को अब 980 करोड़ रुपए दिए हैं। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार अब किसानों को राहत प्रदान करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ धान के बकाया राशि भी अब सरकार देने वाली है। किसानों को अब जल्द धान के पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकार की तरफ से 2,46,000 किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज में दब जाते हैं किसान, फिलहाल राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों को जल्द अब धान के 102 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि किसानों को अब पैसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर आ रही है। 2,46,000 किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। तो जिन किसानों पर कर्जा था, उन किसानों का कर्जा अब माफ किया जाएगा। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को अब जल्द धान के पैसे भी मिलेंगे। तो किसानों को अब 102 करोड़ रुपए मिलेंगे धान के। झारखंड से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि 2,46,000 किसानों को अब यहां राहत दी जाएगी, क्योंकि किसानों का अब कर्जा माफ किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की कमी के बीच अब लोग ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। मास्क का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाकर ही मंडी में मौजूद हैं। सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल बंदे आते हैं, जो आसपास के रहने वाले, वैसे कस्टमर तो पूरे आ रहे हैं जितने भी आते हैं। मास्क तो वैसे हर बंदा लगाया, लेकिन यह है कि काम करते हुए थोड़ा बहुत नीचे मास्क हो जाता है, नाक के नीचे काम करते हुए आ जाता है। वैसे मास्क तो ऑलमोस्ट 99% लगा ही रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप देख ही रहे हो, भीड़ भी कमी है। भाई बंदे भी थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ पहले से कम है, मतलब जो कोरोना से पहले थी। अब जब कोरोना जब चला तो फिर लोग बाग अपने आप ही एहतियात बरत रहे हैं पहले से ज़्यादा। आप भी अपने आप को, क्योंकि डरे हुए हैं कि फिर दोबारा कहीं फिर से कोरोना ना बढ़ जाए, इसलिए डरे हुए हैं लोग बाग, अपनी सेफ्टी रख रहे हैं। उधर यूपी की बात करें तो यहाँ यूपी के मुजफ्फरनगर के बुड़ाना कस्बे में वीरवार की देर शाम का ये पूरा मामला है, जहां हड़कंप मचता हुआ नजर आया। जो कस्बे की सब्जी मंडी में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर एक अज्ञात व्यक्ति चढ़ गया और यहां व्यक्ति चढ़ने के बाद चोटी पर बैठ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक का टावर पर चढ़ा हुआ है। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि टावर पर चढ़े व्यक्ति का नाम मोइन अली था, जो बुड़ाना इलाके के परसोली गांव का है। बहरहाल
टावर से नीचे उतरने के बाद मोइन अली ने चौंका देने वाली बात कही, सबको हैरान कर दिया। टावर पर चढ़ा युवक का कहना है कि नीचे गर्मी लग रही थी, इसके चलते वह टावर के ऊपर चोटी पर चढ़कर बैठ गया। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से युवक नीचे नहीं उतर रहा। और फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने इस युवक को उतारा है। हमें भी अभी शाम को जानकारी हुई कि कोई व्यक्ति जो है ये टावर जो एयरटेल या उसके हैं उस पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही थी। फिर किसी लोकल व्यक्ति को ही उसके ऊपर चढ़ाया गया, जो कि उनको ऊपर से उतार कर लाया है। सकुशल वापस आ गया व्यक्ति। ये ऑपरेशन कितने घंटे चला? अभी मुश्किल से ये 40-45 मिनट पहले ये सूचना हमें मिली थी, तो इसको मैनेज किया गया, उसे उतार लिया गया। स्वस्थ है और उसे थोड़े से मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया एम्बुलेंस में। क्या बता रहा था सर, ये क्यों चढ़ा? अभी तो जो वो प्राइमरी तौर पे बताया वो ये बता रहा है कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं टावर पे चढ़ गया, और कोई विशेष बात। तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की दमदमा कॉलोनी में रहने वाले मालवीय के बेटे 5 वर्षीय काव्यांश का अपहरण कर लिया गया है। तो यहाँ बताते चले कि माधवनगर थाना पुलिस की तत्परता से सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए मात्र 2 ही घंटे में बच्चे की तलाशी की गई और फिलहाल सकुशल बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है। इस बीच जैसे ही थाने में आरोपी को पुलिस पकड़कर लेकर आई, बच्चे के परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर दी। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि काव्यांश घर के बाहर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर के बाद खोजबीन करने के बाद माधवनगर थाने में काव्यांश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को बचा लिया गया है। मतलब बाहर खेल रहा था तो पानी के छींटे आने लगे, तो हम इसको बुलाने के लिए गए तो मिला नहीं। तो वो पास में एक लड़का रहता है छोटा सा, उसने बताया, बोले कि कोई भैया इसको गाड़ी पे बिठा के लेके गए। तो फिर उधर आसपास पूछा तो नहीं मिला। फिर वहाँ सीसीटीवी, वो एक अंकल जी ने बोला कि सीसीटीवी कैमरे में देख लो, यहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो फिर वहाँ से पता पड़ा। कौन लोग थे ले जाने वाला, आपकी जान पहचान की? हाँ, मेरा फ्रेंड ही था वो, जिससे पहले मैंने पैसे। ये दमदमा क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक 4 साल का बच्चा है जो कि घर से खेलते हुए गायब हो गया था। बाद में उसकी माँ ने आसपास पता किया और सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर बैठा के उसको कहीं लेके जा रहा है। उसने थाने आके तुरंत सूचना दी। जैसे ही हमारे पास सूचना आई तो हमने जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट कर दिया था, ग्रामीण थानों को भी अलर्ट कर दिया था और साथ ही साथ एक विशेष टीम बनाकर उसको ढूंढने के लिए लगा दिया था। टीम ने जो है 1 ही घंटे के अंदर बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर गाड़ी आ गई, मुझे मैंने बोला। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि यूपी के कुशीनगर से इस वक्त ही अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि नाव पर फंसे 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो यहाँ 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये राहत भरी खबर निकल कर आ रही है यूपी के कुशीनगर से। देर रात नारायणी नदी में ये नाव फंसी थी और फिलहाल यहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। डीजल टैंक फटने से नदी के बीच इंजन फेल हुआ था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की अहम जानकारी। दमकुही तहसील के अमवा दीगर घाट का ये पूरा मामला है। देर रात नारायणी नदी में ये नाव फंसी थी। हमें सूचना मिली कि एक बोट जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर इस पार आ रही थी, उसका इंजन फेल हो जाने के कारण बीच मझधार के फंस गई है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। गोरखपुर के जो एनडीआरएफ केंद्र है उससे हमने तत्काल टीम रवाना करी और टीम लगभग 2:20 पे यहाँ पहुँची और अगले 10 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो लीड थी रोड से बंदे से और नदी तक वो काफ़ी कठिन थी। रात को अंधेरे का समय था और साथ ही साथ पानी कहीं बोट चलने लायक था और कहीं नहीं था। इसके बावजूद हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों के पास पहुँचे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के पास। उनको रात से ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। लगभग 150 के लगभग लोग फंसे थे, जिसमें से 30 से 40 लोग कंट्री मेड बोट में वापस आ गए थे। बाकी लोगों को हमने अभी तक सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी कोई भी व्यक्ति उसमें फंसा हुआ।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से यूपी के कुशीनगर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नाव में फंसे 150 यात्रियों को निकाल लिया गया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जी निश्चित मैं बताना चाहूंगा, कुशीनगर के बरापट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां ये नारायणी नदी होकर बहती है। नारायणी नदी के नामा घाट टोला है, आमा घाट है। इस घाट के उस तरफ लगभग 2-3 गांव है जहां लोग खेती करते हैं। ये खेती करने लोग गए हुए थे और जब उधर से लौट रहे थे, इसी दौरान जब बीच मझधार में नाव पहुंची तो वहाँ नाव की लोग कह रहे हैं कि डीजल खत्म हो गई या फिर इंजन फेल हो गया, ऐसा कुछ हुआ है जिस कारण बीच मझधार में ही नाव फंस गई है। और नाव फंसने के साथ ही क्योंकि नदी का जो बहाव था वो काफी तेज था, तो नाव जो है बहाव के साथ बहने लगी है। ऐसे में ग्रामीण चिल्लाने लगे हैं, तो आसपास के लोगों को सुनाई दिया है और इसी बीच नाव के आगे जाके एक टीले पर रुकी है। तो वहां से कुछ ग्रामीणों को जब पता चला इसका, तो वो लोग छोटी नावों से निकाला किए हैं। इसी बीच प्रशासन को इसकी जानकारी हुई है, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और एनडीआरएफ की टीम भी आई है और लगातार लगभग 11 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन सभी लोगों को, लगभग 200 लोग बताए जा रहे हैं जो कि बीच मझधार में फंसे थे। 200 जिंदगियां बीच नदी में फंसी थी, लेकिन अब एनडीआरएफ के लगातार प्रयास के बाद इन लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है। जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।